नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और कई मौतों का कारण बनी। ये कहानी हमारे साथ विक्रांत ने शेयर की है और ये उनके साथ खुद हुआ था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो आप हमें दी गई आईडी पर भेज सकते हैं, चाहे वो वॉइस नोट हो या फिर लिखित फॉर्म में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं विक्रांत की कहानी की ओर। विक्रांत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास के एक गांव का रहने वाला था। जब वह 11 साल का था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया। पढ़ाई के लिए विक्रांत अपनी नानी के घर पर रहता था। उसकी नानी का घर भी बलिया में ही था, लेकिन थोड़ा शहर के पास, जबकि उसका खुद का गांव शहर से दूर था। विक्रांत के पिता की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें हर 3-4 महीने में अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होना पड़ता था। बार बार स्कूल बदलने से विक्रांत की पढ़ाई खराब न हो, इसलिए उसे उसकी नानी के घर पर छोड़ दिया गया। विक्रांत के माता पिता अक्सर उससे मिलने आते थे, क्योंकि उसकी मां को उसके पिता का भी ध्यान रखना पड़ता था। विक्रांत की नानी के घर में उसकी नानी, मामा बृजकिशोर, मामी शांति और उसकी 2 कजिन बहनें रिद्धि और सिद्धि भी रहते थे। मामा का कोई बेटा नहीं था, तो वो विक्रांत को ही अपने बेटे की तरह मानते थे और उसकी देखभाल करते थे। विक्रांत बहुत सुंदर था और घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, चाहे उसकी नानी हो, मामा हो, मामी हो या फिर उसकी कजिन बहनें। लेकिन विक्रांत के साथ आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सर्दियों के दिनों की बात है। एक दिन सभी लोग घर में बैठे हुए थे। विक्रांत, उसके मामा, मामी, नानी और उसकी दोनों बहनें। सब लोग अलाव के पास हाथ सेंक रहे थे। बातचीत के दौरान शांति मामी ने कहा, विक्रांत, कल तुम मेरे साथ मेरे मायके चलोगे, वहां मुझे कुछ काम है। हम 2-3 दिन रुककर वापस आ जाएंगे। जैसे ही मामी ने यह कहा, विक्रांत की दोनों बहनें रिद्धि और सिद्धि भी उत्साहित हो गईं और कहने लगीं, हम भी चलेंगे नानी के घर। लेकिन मामी ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम दोनों भी चलोगी तो यहाँ दादी का ध्यान कौन रखेगा? मैं और विक्रांत भैया जाकर आ जाएंगे, फिर तुम लोग बाद में चलना। असल में विक्रांत पहले भी अपनी मामी के साथ उनके मायके जा चुका था। शांति मामी की मम्मी अर्चना को विक्रांत भी नानी ही कहता था और वहां पहुंचने पर उसे भी बहुत प्यार मिलता था। वो लोग भी उसे असली नाती की तरह ही प्यार करते थे, जैसे रिद्धि और सिद्धि को करते थे। मामी की बात सुनकर विक्रांत भी बहुत खुश हो गया और बोला, ठीक है मामी, मैं जरूर चलूंगा। अगले दिन विक्रांत अपनी मामी के साथ उनके मायके पहुंच गया। मामी के मायके में उनकी मां और भाभी रहती थी। उनके पिता और भाई शहर में काम करते थे और 15-20 दिन में एक बार गांव आया करते थे। मामी का घर बहुत बड़ा था, क्योंकि यह पुराने जमाने का घर था। घर के सामने और पीछे काफी जगह थी। आगे एक बड़ा सा बरामदा था, फिर कमरे और एक छोटी सी किचन के ठीक बाद एक लकड़ी का किवाड़ लगा हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि वहां दरवाजा नहीं था, बल्कि किवाड़ था। किवाड़ लकड़ी के पट्टियों से बना होता है, जिनमें छोटे छोटे गैप होते हैं। अगर कोई वहां से झांके तो बाहर की चीजें साफ साफ देख सकता था। घर के पीछे भी काफी खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक छोटा सा कुआं था। जब विक्रांत वहां पहुंचा तो सभी ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। वह दिन भर खेलता रहता था। सर्दियों का समय था तो गांव में लोग जल्दी सो जाते थे। विक्रांत को भी जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया जाता था। एक रात की बात है, जब विक्रांत सोया हुआ था, अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे वक्त का अंदाजा नहीं था कि क्या समय हो रहा है, लेकिन एक बार आंख खुलने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ी देर पलंग पर करवटें बदलता रहा, लेकिन जब नींद नहीं आई तो उसने सोचा, थोड़ा टहल लेता हूं, शायद नींद आ जाए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। झिंगुर की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं और चारों तरफ घना अंधेरा था। किसी तरह वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अच्छा,
विक्रांत के साथ उसकी मामी की मम्मी, जिन्हें वह अर्चना नानी कहता था, भी उसी कमरे में उसके पास वाले पलंग पर सोती थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के बाहर एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी कमरे के अंदर पहुंच रही थी। विक्रांत ने देखा कि उसकी नानी पलंग पर नहीं थी। उसे लगा कि शायद नानी पानी पीने या वॉशरूम गई होंगी, तो उसने सोचा, चलो मैं भी पानी पी आता हूं। वो बरामदे की ओर निकलता है और किचन की तरफ बढ़ता है। वहां पानी पीने के लिए रात में एक बाल्टी रखी रहती थी, जिसमें से सभी लोग पानी पीते थे। किचन में भी अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी। जैसे तैसे करके वो बाल्टी के पास पहुंचता है और लोटे को ढूंढने लगता है। उसे लोटा नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर उसे लोटा मिल गया। उसने लोटा बाल्टी में डाला, लेकिन टन की आवाज आई, मतलब बाल्टी खाली थी। अब वो सोचता है, रात के समय पानी कहां से मिलेगा। उसने लोटा वहीं रखा और वापस मुड़ने लगा। तभी उसकी नजर उस लकड़ी के किवाड़ पर पड़ी। किवाड़ के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने अलाव जला रखा हो। उसे लगा कि शायद नानी उधर बैठी होंगी। वो किवाड़ के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झांका, उसे ऐसा लगा कि वहां से कोई अजीब सी आकृति उसे देख रही है। उसे देखकर वह डर के मारे पीछे हट गया और लड़खड़ाते हुए गिरने वाला था। तभी अचानक उसकी नानी ने आकर उसे संभाल लिया। नानी ने घबराते हुए पूछा, अरे विक्रांत बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें देखकर विक्रांत नानी से लिपट गया और रोते हुए बोला, वहां कोई है। नानी ने उसे बड़े प्यार से शांत किया और कहा, अरे कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उन्होंने किवाड़ खोला और उसे दिखाया कि बाहर कुछ भी नहीं था। अंधेरा और सन्नाटा था और दूर से सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, तो विक्रांत को भी लगा कि शायद ये उसका वहम था। इसके बाद उसकी नानी उसे अपने साथ ले जाकर सुला देती है और खुद भी उसके पास लेट जाती है। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर आई वो रात जिसने विक्रांत की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात भी जैसे पहले हुआ था, विक्रांत को नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग पर करवटें बदल रहा था। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। इस अजीब सी आवाज को सुनकर वो एकदम से उठकर अपने बेड पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। कमरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गुर्राने की आवाज अब भी आ रही थी। जब उसने अपनी नानी की तरफ देखा तो चौंक गया। नानी पलंग पर नहीं थी। उसे लगा शायद नानी वॉशरूम या पानी पीने गई होंगी। उसे डर हुआ कि कहीं कोई जानवर, जैसे कुत्ता, नानी पर हमला न कर दे। इसलिए वो भी झाड़ू उठाकर बाहर निकलने लगा, ताकि अगर कोई जानवर हुआ तो उसे डरा सके। उसने सोचा, कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं, मामी को भी साथ ले लेता हूं। अगले कमरे में जाकर उसने खिड़की से अंदर झांका, लेकिन वहां मामी भी अपने पलंग पर नहीं थी। अब मामी और नानी दोनों ही गायब थी। उसे लगा कि शायद दोनों ही वॉशरूम गई हों, क्योंकि घर में अंदर वॉशरूम नहीं था और उन्हें फ्रेश होने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब विक्रांत को डर सताने लगा कि कहीं उन दोनों पर किसी जानवर ने हमला न कर दिया हो, क्योंकि गुर्राने की आवाज बार बार आ रही थी। वो और आगे बढ़ता है और रूम से निकलकर उस हिस्से में पहुंचता है जहां चूहे आदि से बचने के लिए सामान रखा होता था। अचानक उसकी नजर फिर से उसी किवाड़ पर पड़ी। आज भी किवाड़ के पीछे से वैसे ही रोशनी आ रही थी, जैसे वहां किसी ने अलाव जला रखा हो। वो धीरे धीरे दबे पांव उस किवाड़ के पास पहुंचता है और उसकी दरार से झांकने लगता है। इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ठंड के मौसम में भी उसे पसीना आने लगा। उसने देखा कि वहां एक हवन जल रहा था। हवन के दोनों तरफ उसकी मामी और नानी अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई थीं और वे पागलों की तरह हिलते डुलते हुए कुछ मंत्र जप रही थी। सबसे पहले उसकी नजर अर्चना नानी पर पड़ी। नानी बिल्कुल एक डायन जैसी लग रही थी। उनके बाल खुले हुए थे और चेहरा बेहद डरावना था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी काली बिंदी थी और उसने पूरे चेहरे पर सिंदूर जैसा कुछ पोता हुआ था। वो लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। फिर उसकी नजर अपनी मामी पर पड़ी। मामी के बाल भी पूरी तरह से खुले हुए थे
और उनकी आंखें बंद थीं। वो ध्यान में थीं और धीरे धीरे हिलते हुए मंत्र बड़बड़ा रही थी। ये सब देखकर विक्रांत को बहुत डर लग रहा था। तभी उसकी नजर मामी के पास खड़े एक अजीब से जीव पर पड़ी। वो जीव जानवर जैसा तो दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान के जैसा था। मतलब वो आधा मनुष्य और आधा जानवर था। उसके पूरे शरीर पर काले काले बाल थे, लेकिन उसकी नाक इंसान जैसी थी, बहुत लंबी और अजीब। वो गुर्राते हुए बड़े बड़े दांत दिखा रहा था। उसके शरीर का आकार भालू जैसा था और वो किसी जानवर के मांस को खींच खींच कर खा रहा था। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ पाता तभी उसकी नजर नानी के पास लेटे एक बच्चे पर गई। वो बच्चा बेहोश पड़ा था और उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। उसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था और गले में माला पहनी हुई थी। विक्रांत इस सब को देख ही रहा था कि अचानक उसकी मामी उठी। उसने एक कड़ासा उठाया, उस पर सिंदूर लगाया और बच्चे के पास जाकर एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर विक्रांत के मुंह से जोर की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह रोका और अपनी आवाज दबा ली। उसी समय डर के मारे उसकी पैंट में पेशाब हो गया। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। विक्रांत वहां से दबे पांव भागा और सीधा जाकर अपनी रजाई के अंदर घुस गया। उसने रजाई में अपना सिर छिपा लिया और कांपता हुआ लेटा रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी मामी या नानी उसे देख न ले। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह सब खत्म हो। करीब 1-1.5 घंटे बाद उसे किसी के कमरे में आने की आहट सुनाई दी। उसकी नानी कमरे में आई थी। वो बहुत घबराया हुआ था और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। न जाने कब उसे नींद आ गई। जब सुबह वो उठा तो उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। इतनी तेज कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। वो बार बार मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उसकी मामी और नानी उसे तुरंत अस्पताल ले गईं। वहां डॉक्टर ने उसे जांचा और इंजेक्शन वगैरह लगाया। डॉक्टर ने विक्रांत को आराम करने के लिए कहा था। करीब 1 घंटे बाद उसका बुखार थोड़ा कम हुआ और उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसकी अर्चना नानी उसके पास बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। अर्चना नानी को देखकर विक्रांत घबरा गया। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उन्हें पता चल गया है कि उसने रात को जो कुछ देखा था उसका राज खुल गया है। अर्चना नानी धीरे धीरे उसके पास आई, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा क्या हुआ? इतना तेज बुखार क्यों आ गया? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि शायद नानी और मामी को नहीं पता कि उसने रात में उन्हें देखा था। इसलिए उसने दिखावा करना शुरू किया कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। वह रोने लगा और बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को बुखार आ गया है। इस बीच विक्रांत के मामा और नानी को भी उसके बुखार की खबर दी गई थी। डॉक्टर से बात करने के बाद वे विक्रांत को वापस घर ले गए। जब तक वे घर पहुंचे, उसके बृजकिशोर मामा और असली नानी भी वहां पहुंच चुके थे। अपनी असली नानी को देखकर विक्रांत भागकर उनसे लिपट गया और रोते हुए बोला, नानी मुझे घर ले चलो, यहां अच्छा नहीं लग रहा। विक्रांत की हालत देखकर उसकी नानी थोड़ा चिंतित हो गई। उन्हें शक होने लगा कि विक्रांत ने कुछ डरावनी चीज तो नहीं देख ली है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक गांव में शोर मच गया कि एक बच्चा गायब हो गया है। कुछ लोग भागते हुए उनके घर आए और बोले, गांव से एक बच्चा गायब हो गया है। यह सुनते ही अर्चना नानी ने शांति मामी की तरफ देखा और कहा, क्या फिर से गांव से बच्चा गायब हो गया? पता नहीं कौन है जो इस गांव में घुसा है। हर अमावस की रात को एक बच्चा गायब हो जाता है। यह सुनकर विक्रांत और भी ज्यादा डर गया और उसने अपनी नानी को और कसकर पकड़ लिया। उसकी असली नानी ने उसे दिलासा दिया और बोली, बेटा तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। उन्हें लगा कि विक्रांत उस बच्चे के गायब होने की बात से डर गया है। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के मन में उस रात का भयानक दृश्य बार बार घूम रहा था। फिर वे सब घर के अंदर जाकर बैठे। असल में उस दिन वे लोग अपने घर के लिए निकलने का सोच रहे थे, लेकिन शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने प्लान बदला। उनकी मामी की मम्मी
यानी अर्चना नानी ने कहा, भाई आप लोग आए हो तो आज रुक जाओ। उनके दामाद भी वहीं थे तो सबने तय किया कि आज रात रुक जाएंगे और कल सुबह जाएंगे। रात को खाना खाकर विक्रांत की असली नानी उसके साथ सोने लगी। जब वे अकेले थे उन्होंने विक्रांत से पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? अचानक से इतना डर क्यों गया? उस वक्त कमरे में और कोई नहीं था तो विक्रांत ने अपनी नानी को पूरी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने कल रात अपनी मामी और अर्चना नानी को अजीब हालत में देखा और कैसे उन्होंने उस बच्चे की बलि दी थी। विक्रांत की बातें सुनकर उसकी नानी का व्यवहार बहुत सामान्य था, जैसे उन्हें ये सब पहले से पता हो। उन्होंने विक्रांत से कहा, तू पागल है बेटा, तुझे कोई सपना आया होगा, तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो कोई नॉर्मल पूजा कर रहे होंगे, तेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है। फिर उन्होंने विक्रांत को सुला दिया। उसके बाद जब विक्रांत सो गया तो उसकी नानी उठी और घर में चारों तरफ सन्नाटा देखकर धीरे धीरे पूरे घर की जांच करने लगी। दरअसल विक्रांत छोटा बच्चा था, इसलिए जो भी उसने बताया नानी ने समझ लिया था, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया और फिर पीछे वाले हिस्से में गईं, जहां कुआं था और जहां विक्रांत ने अपनी मामी और अर्चना नानी को देखा था। विक्रांत की असली नानी को तंत्र मंत्र की थोड़ी जानकारी थी। उन्हें अगर कहीं नेगेटिव एनर्जी महसूस होती थी तो वे उसे सेंस कर लेती थी। जैसे ही वो पीछे वाले हिस्से में पहुंची, वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर कुएं के पास जाकर उसमें झांकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं से कोई आवाज आ रही हो या कुछ बाहर आने वाला हो। तभी अचानक उनके कंधे पर किसी का हाथ रखा गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि उनकी बहू शांति थी। शांति ने उनसे पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नानी ने बहाना बनाते हुए कहा, प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। शांति ने कहा, अरे माँ जी पानी तो मैंने अंदर रखा हुआ है, रात में यहाँ मत आया कीजिए, कोई जहरीला कीड़ा काट लेगा, पता भी नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको अंदर से पानी देती हूँ। इतना कहकर शांति की भाभी अर्चना नानी को अंदर ले जाने लगती है। वे साथ साथ अंदर जा रही थी, लेकिन अर्चना नानी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी उनकी नजर कुएं की ओर पड़ी, जहां उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छिपा हुआ हो। बस उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। अर्चना नानी चलते चलते लगातार पीछे देख रही थी और वह रहस्यमयी लाल आंखें उन्हें साफ नजर आ रही थी। अंदर जाकर उन्होंने पानी पिया और फिर चुपचाप जाकर विक्रांत के साथ अपने पलंग पर लेट गईं। सुबह जब सब उठे और जाने की तैयारी करने लगे तो विक्रांत की असली नानी ने कहा, एक काम करते हैं, बार बार तो यहाँ आना होता नहीं है, क्यों न हम भी 1-2 दिन और रुक जाएं, फिर जाएंगे। इस पर शांति की माँ अर्चना कहने लगी, हाँ हाँ आप वैसे भी कभी कभी आते हो, 2-3 दिन रुक जाओ और जब चलने का मन हो शांति को भी साथ ले जाना। बहुत समय हो गया साथ में अच्छा वक्त बिताए हुए। ऐसी ही बातें चल रही थीं, तभी विक्रांत बोला, ठीक है आप लोग रुक जाओ, मैं जा रहा हूं। जब आपको वापस आना हो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। पर विक्रांत की असली नानी को वहां कुछ अजीब महसूस हो रहा था, इसीलिए वे रुक गईं। दिन में जब सबने खाना खा लिया और शाम के करीब 4 से 5 बजे का वक्त हुआ तो नानी बहाने से बाहर टहलने लगी। टहलते टहलते वे घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गईं और वहां चीजों को ध्यान से देखने लगी। उन्होंने देखा कि घर के आगे और पीछे के माहौल में बड़ा फर्क था। जहां घर के सामने हलचल थी, वहीं घर के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां एक अजीब सी शांति और नेगेटिव एनर्जी फैली हुई थी, जैसे किसी ने एक बंद घेरा बना दिया हो जिसमें बाहर की आवाज अंदर नहीं आ सकती थी। नानी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां कई आत्माएं कैद हैं जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही हैं। वह इन बातों पर सोच ही रही थी कि तभी शांति की भाभी, जो शांति के भाई की पत्नी थी, वहां आई और बोली, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब लोग तो बाहर हैं। नानी ने कहा, कुछ नहीं, बस शांत जगह पर बैठने का मन हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी इस जगह पर कुछ अजीब नहीं लगता?
यह सुनते ही शांति की भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लगता है आपकी बहू शांति और सास अर्चना नानी का व्यवहार देखकर। जब भी मैं उनसे कुछ पूछती हूँ वो मुझे चुप करा देती हैं। और एक और बात बताओ, यहाँ आसपास के लोग भी नहीं आते। दिन भर घर में बैठे बैठे उब जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे भाग्य में यही लिखा है। पति बाहर नौकरी करता है और घर में जो सास हैं उनसे भी ज्यादा बात नहीं होती। कुछ समझ नहीं आता कि घर में क्या चल रहा है। और अड़ोस पड़ोस के लोग तो हमारे घर आना पसंद ही नहीं करते। आप जल्दी वापस आ जाइएगा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर विक्रांत की नानी को भी ख्याल आता है, सच में मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई अड़ोस पड़ोस वाला नहीं आया ये पूछने की हमारे घर कौन आया है। गांव में ऐसा होता है कि अगर किसी के घर मेहमान आते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर पूछने आते हैं, बातें करते हैं। जान पहचान वाले बैठकर घंटों गपशप भी कर लेते हैं। नानी अंदर जाती हैं और अर्चना नानी से कहती हैं, बहन जी, मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए, लेकिन पड़ोस का कोई आदमी अब तक मिलने नहीं आया। ऐसा क्यों? इस पर अर्चना नानी कहती हैं, अरे यहाँ के पड़ोसी हमारे घर नहीं आते। हम तो चाहते भी नहीं कि कोई आए। सब हमारी तरक्की से जलते हैं। कहीं कोई हमारे घर आकर कुछ उल्टा सीधा कर जाए तो हमें ही परेशानी उठानी पड़ेगी। इतना कहकर वह अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराती है। रात को सब लोग खाना खा पीकर सो जाते हैं, लेकिन विक्रांत की नानी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। आपको बता दूं कि विक्रांत अपने बृजकिशोर मामा के साथ चला गया था, इसलिए उसकी नानी घर पर अकेली थी। वो अपनी बहू के साथ एक ही कमरे में सोती थी। उस रात नानी सोने का नाटक कर रही थी, तभी उन्हें कमरे में हलचल की आहट सुनाई देती है। हल्का सा रजाई से मुंह निकालकर देखती हैं तो उनकी बहू उठकर कमरे से बाहर जा रही थी। उसके निकलने के 2-3 मिनट बाद नानी भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जाती हैं। कमरे के गेट से बाहर निकलकर देखती हैं कि उनकी बहू घर का मेन गेट खोलकर खेतों की तरफ जा रही है। नानी चुपचाप उसकी पीछा करती हैं, एक उचित दूरी बनाकर छुपते छुपाते खेतों के अंदर पहुंच जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं कि उनकी बहू खेतों में एक औरत से मिल रही है। नानी थोड़ा और ध्यान से देखती हैं तो पता चलता है कि वो दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू की मां थी। अब उन दोनों के बीच क्या बात चल रही थी, ये जानने के लिए नानी ध्यान से सुनने लगती हैं। दूर से उनकी बातें सुनना मुश्किल हो रहा था, तो विक्रांत की नानी धीरे धीरे दबे पांव उनके जितना करीब पहुंच सकती थीं, पहुंचने की कोशिश करती है। वो इतनी पास पहुंच जाती हैं कि उनकी बातें साफ साफ सुन सके। बहू कह रही थी, माँ जी को शक हो गया है, लगता है अब यहाँ से जाना पड़ेगा। उसकी माँ ने जवाब दिया, अभी कैसे जा सकते हैं, बस एक प्रक्रिया और करनी है, फिर चले जाना। बहू बोली, पागल हो गई हो तुम? माँ जी यही हैं, उन्हें शक हो गया है, उनके सामने ये सब कैसे करेंगे? उसकी माँ ने कहा, मेरे पास इसका हल है। कल एक काम करेंगे, तेरी सास के खाने में नींद की गोलियां मिला देंगे, वो सो जाएगी और कल रात को हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि कल का ही सही मुहूर्त है। ये सुनकर नानी चुपचाप वापस लौट जाती हैं और जाकर अपने कमरे में लेट जाती हैं, इंतजार करने लगती हैं कि कब ये दोनों वापस आएंगी। लगभग 1 घंटे के बाद दोनों बहू और उसकी मां वापस लौटती हैं। बहू आकर अपने पलंग पर लेट जाती है। जब वो सो जाती है तो नानी उठकर चुपचाप चेक करती हैं कि दोनों गहरी नींद में हैं या नहीं। कंफर्म करने के बाद नानी दबे पांव वापस उसी कुएं की तरफ चली जाती हैं, जहां उन्हें हमेशा से अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। कुएं में से किसी के गुरगुराने की आवाज भी आ रही थी। नानी आगे बढ़ती हैं, तभी अचानक एक औरत की आवाज उनके कानों में आती है, चली जा, यहां से चली जा। वो जैसे ही इधर उधर देखती हैं, उनका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो फिसलने लगती हैं। खुद को संभालने के लिए वो एक टहनी को पकड़ लेती हैं, लेकिन उन्हें फील होता है कि जिस चीज को वो पकड़ रही हैं, वो टहनी नहीं है। वो चीज कुछ और थी, जो सॉफ्ट और अजीब सी थी।
अंधेरा इतना था कि नानी में हिम्मत नहीं थी ये देखने की कि वो क्या पकड़ रही है। नानी को तंत्र मंत्र का थोड़ा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि अगर वो डर गई तो ये चीज उन पर हावी हो सकती है। उन्होंने फौरन हाथ छोड़ा, चुपचाप पीछे घूमी और माता रानी का नाम लेकर अंदर अपने कमरे में चली गईं। जाकर सीधा अपने बिस्तर पर लेट गईं। अगले दिन जैसा उन दोनों ने प्लान किया था, नानी ने भी अपनी बहू के साथ सारी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने उसे समझा दिया, सुन, रात को जब तेरी सास मुझे खाना देगी तब तू मौका देखकर मेरी थाली पलट देना। मतलब मेरी थाली अपने पास रखना और अपनी थाली मुझे दे देना। लेकिन ध्यान रखना उन दोनों को इसका पता ना चले। और फिर ऐसा ही हुआ। उसकी सास ने अपनी बहू को बुलाकर खाना रखने के लिए कहा। बहू गई और सास ने उसकी सब्जी में नींद की दवाई मिला दी। लेकिन जैसा पहले प्लान किया गया था, बहू अपनी थाली लेकर गई और नानी की थाली भी खुद लेकर आई, तो उन्होंने नानी की थाली उन्हें दे दी। इस तरह से उनकी बहू ने वो सब्जी खाई जिसमें नींद की गोलियां थीं। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और विक्रांत की नानी ने एक्टिंग करनी शुरू की। अरे, मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया। थकान बहुत हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यह सुनकर दोनों मां बेटी ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। फिर विक्रांत की नानी अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब सब सो गए, उनकी बहू उठी और जाकर अपनी सासू मां को चेक करती है कि वो सोई हैं या नहीं। कंफर्म करने के बाद कि सास सो चुकी हैं, वो अपने कमरे में कुछ चीजें ढूंढने लगती है। अलमारी से वो कुछ चीजें निकाल रही थी और उनकी सास को सब कुछ पता था कि वो क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। जो भी चीजें उसे चाहिए थीं, वो लेकर निकल चुकी थी। करीब 20 से 25 मिनट बाद उनकी सास उठती हैं और चुपचाप किचन की तरफ जाती हैं। वहां चूल्हे की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो किवाड़ के पीछे झांककर देखती हैं और जो कुछ विक्रांत ने बताया था वो सब सच में वहां था। दोनों मां बेटी फिर से हवन के सामने बैठी हुई थी। अर्चना के पास एक बकरा खड़ा था जिसे उन्होंने फूलों की माला पहनाई थी और माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था। शांति के बगल में वो राक्षस खड़ा था जिसका जिक्र विक्रांत ने किया था। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, आंखें लाल थीं और वो उनके पास ही खड़ा था। आज सिर्फ बच्चे की जगह पर एक बकरा बंधा हुआ था। विक्रांत की नानी ने पहले दिन की सारी प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने बेटे बृजकिशोर को बुला लिया था जो पड़ोस वाले घर में सो रहा था। गांव के लोगों को उसने पहले ही बता दिया था कि आज मैं तुम्हारे गांव में हो रहे बच्चों के गायब होने का राज खोल दूंगी, लेकिन तुम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। रात को जब मैं बुलाने आऊं तो तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। वो दबे पांव बाहर निकलती हैं। सबसे पहले अपने बेटे बृजकिशोर और उस परिवार के लोगों को जगाती हैं। फिर सब मिलकर बाकी गांव वालों को भी जगाने निकल पड़ते हैं। सारे गांव वालों को बताने के बाद सभी लोग मशाल लेकर सीधे इनके घर पर दौड़ पड़े। वो सब वहां पहुंचे जहां ये सब हो रहा था। सारे गांव वालों को एक साथ देखकर वो जानवर सीधे कुएं में कूद गया। गांव वाले इन दोनों मां बेटी को उसी हालत में पकड़ लेते हैं। इसके बाद सभी गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाते हैं, ये वो 2 औरतें हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे गायब हुए हैं। पूरा गांव आग बबूला था और सब चाहते थे कि अभी के अभी इनको आग लगा दी जाए। लेकिन विक्रांत की नानी ने रोकते हुए कहा, नहीं, कल पंचायत में इनका हिसाब करेंगे। फिर गांव वाले उठकर पत्थर लाते हैं और पूरे कुएं को बंद कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने पहले से बुलाए गए एक महापुरी को बुलाया जिसने यंत्र तंत्र पूजा करके उस पूरे कुएं को बांध दिया। अगले दिन पंचायत बैठी। पंचायत के अंदर सबको सच्चाई पता चली। वहां ये सबको पता लगा कि अर्चना तंत्र साधना कर रही थी और शक्तियां अर्जित करने के लिए गांव के बच्चों की बलियां देती थी। उसकी बेटी शांति उसकी मदद कर रही थी। वो एक राक्षस को जीवित करना चाहती थी और उसी को भोग लगाते थे। अगर विक्रांत नहीं जाता तो उस दिन वो बकरा नहीं बल्कि विक्रांत ही होता। यह सब सुनकर पूरे गांव वालों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वो दोनों को वहीं पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अर्चना के पास कुछ अजीब शक्ति थी। उसने आंखें बंद की
थोड़ी देर बड़बड़ाई और अचानक पूरे गांव में धूल का बवंडर आ गया। आसमान साफ था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी तेज आंधी आएगी। धूल की इस आंधी में सबकी आंखों में मिट्टी घुस गई और सब अपनी आंखें बंद कर लेने लगे। जब 10 मिनट बाद वो बवंडर शांत हुआ तो सबने देखा कि वो मां बेटी वहां से गायब हो चुकी थी। वो दोनों कहां गईं, जिंदा हैं या मरी, आज तक किसी को नहीं पता चला। उसके बाद से उन दोनों के बारे में गांव में किसी को कुछ नहीं पता चला। आज तक वो घर खंडहर बना हुआ है। महीनों बाद विक्रांत के मामा बृजकिशोर ने अपने दोनों बेटियों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन विक्रांत के लिए ये एक ऐसा ट्रॉमा बन गया जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। शुरुआती दिनों में जब भी वो आंखें बंद करता, सामने वही मंजर फिर से चलने लगता और कई बार सपनों में उसे वो राक्षस भी दिखाई देता था। धीरे धीरे विक्रांत उस चीज से उभर गया, लेकिन आज भी कई बार उसे ये बातें याद आती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कितनी सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के साथ ये अनुभव हुए हैं, जो मुझसे शेयर कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी वो ये बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग इतनी पागल हो जाते हैं शक्तियों के पीछे। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी इंसान को इस हद तक गिरा देती है कि वो छोटे छोटे बच्चों तक को मार डालते हैं? अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अलविदा, और याद रखें, डर हमेशा हमारे आसपास होता है, लेकिन साहस भी हमारे अंदर होता है। चलो मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।